Good morning, all of you. Today we start the solution in which new सब पॉइंट पिछली बार हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, बाद में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट देखा था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन देखा था। अब नया पॉइंट है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहला सॉल्यूशन है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब यहाँ पर पता चलता है आइसो मीन्स सेम, ओके, या फिर इक्वल। ऐसा जो सॉल्यूशन दो या दो से ज़्यादा जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, सेम है, इक्वल है, उसे क्या कहेंगे हम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दैट मीन्स so the two or more solutions of equal or same osmotic pressure are called as isotonic solution. For example, 0.05 molar urea of a solution and 0.05 mole sucrose solution are isotonic as they have osmotic pressure. ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये जो दोनों सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कैसा है, सेम है, इक्वल है, इसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। नेक्स्ट वन इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर इतना याद रखना है, हाइपर, हाइपर यानी हाई, ओके, ये शॉर्ट स्टिक याद रखना है। द सॉल्यूशन हैव higher osmotic pressure than other is called as hypertonic solution. ऐसा जो सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, हाई देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, 0.1 mole of urea solution exerts more osmotic pressure than 0.5 mole sucrose solution. Thus 0.1 mole urea solution is hypertonic to 0.05 mole sucrose solution. ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉल्यूशन कैसा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई अदर देन सॉल्यूशन, इट आल्सो कॉल्ड एज हाइपरटोनिक solution. Next one is a hypotonic solution. Hypo means lower. The solution have lower osmotic pressure than other solution is called as hypotonic solution. ऐसा जो solution जिसका osmotic pressure कैसा है, low है, कम है, other than solution, it also called as hypotonic solution. For example, 0.5 mole sucrose solution has lower osmotic pressure than other that of 0.1 mole urea solution. The 0.5 mole sucrose solution is hypotonic to 0.1 mole sucrose solution. यानी कि यहाँ पर sucrose solution का क्या है, osmotic pressure low है than other solution. कौन सा other, यूरिया का solution, ठीक है। मगर यहाँ पर देखा जाए 0.1 मोल यूरिया है और यहाँ पर 0.5 मोल क्या है, सुक्रोज है, बट सुक्रोज का लो ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा है, लो है देन यूरिया, ओके, हेंस इट इज अ सुक्रोज सॉल्यूशन इज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। ये हो गया सब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हम आगे देखेंगे द रिलेशन ऑफ पाई विद सी एंड टी। At constant temperature, the osmotic pressure directly proportional to the molar concentration to volume of the solution. Osmotic pressure कैसा है, directly proportional है किसको, molar concentration to volume of solution। यानी कि फिर हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, पाई बराबर osmotic pressure, पाई is directly proportional to the molar concentration to the volume of solution, C into T, बराबर। C is a concentration, then pi is equal to RCT, R is a constant, then C is a N2 upon V। then थोड़ा सा यहाँ पर हम क्या करेंगे, C की वैल्यू पुटअप करेंगे, पाई इज इक्वल टू R इंटू
एन अपॉन वी इंटू टी। अब यहाँ पर वैल्यू में ऐसा है, डिवाइडेशन में बराबर, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, क्या हो जाएगा फिर पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये हो गया रिलेशन इसका, कॉन्सेंट्रेशन का, टेम्परेचर का और पाई का। ठीक है, आगे देखेंगे हम डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। हमको मालूम है, हमने क्या क्या रिलेशन देखा है इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, बट एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बराबर, यानी कि फिर क्या एन इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन जो है इनकी वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे फॉर्मूले में, पाई वी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू आर इंटू टी। फिर हमें यहाँ पर एम को फाइंड आउट करना है बराबर, इज इक्वल टू यहाँ पर अब M2 मल्टीप्लीके सॉरी डिवाइडेशन में, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड को लिया तो फिर यहाँ पर पाई भी क्या है आ जाएगा, डिवाइडेशन में आ जाएगा, यानी कि W2 इंटू आर इंटू टी अपॉन पाई वी। ये गया डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि हम मॉलिक्यूलर वेट किसका फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्यूट का इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि क्या, the flow of solvent molecules from solution to solvent through semi-permeable membrane when external pressure is greater than osmotic pressure। यानी कि क्या, यहाँ पर क्या होने वाला है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्लो होने वाले हैं फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन से कहा जाने वाले हैं, सॉल्वेंट से जाने वाले बराबर। पहले क्या था, सॉल्वेंट कैसा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से थ्रू होकर कहा जा रहा था, सॉल्यूशन में जा रहा था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है बराबर, यानी कि कैसा है, रिवर्स ऑस्मोसिस है बराबर। अब रिवर्स ऑस्मोसिस है यानी कि सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट हो जाएगा थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर क्या कहा है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो किससे ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है। या फिर इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, the pure solvent then flows from solution into pure solvent through semi-permeable membrane. This phenomenon is called as reverse osmosis. Then it also called reverse osmosis, in which the pure solvent flows from solution into pure solvent through semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis। यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है वो फ्लो होने वाला है कहाँ से, सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन कहाँ से पास आउट होने वाला है, प्योर सॉल्वेंट से थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। या फिर हमने पहले भी डेफिनेशन देखा है यहाँ पर, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट, सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ओके, इट आल्सो कॉल्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। फॉर एग्जांपल प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, समंदर का पानी बराबर, ये क्या है, प्यूरिफिकेशन का है बराबर, यानी कि यहाँ पर सॉरी प्यूरिफिकेशन ऑफ सी वाटर, इसे हम डिसैलिनेशन भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा है, एक्सटर्नल प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोसिस प्रेशर। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो रहा है, ऊपर से आ रहा है, ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो रहा है, यहाँ पर पास आउट हो रहा है बराबर, थ्रू आउट हो रहा है कहाँ से, सॉल्वेंट की तरफ बराबर। इसका एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा है बराबर। सेम एज यहाँ पर सी में ऐसा ही होता है। इन दिस प्रोसेस सी वाटर इज टेकन इन अ टैंक प्रोवाइडेड विथ रिजिड सेमी परमेबल pressure more than osmotic pressure is applied on it, then reverse osmosis occurs and pure water forces its way out of semi-permeable membrane because reverse osmosis। यानी कि यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस जो हो रहा है, प्योर वाटर फोर्सेस यहाँ पर क्या हो रहा है, जा रहे हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ ड्यू टू
वहाँ पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट होने वाले हैं, बराबर। इसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है। अब हम नया पॉइंट देखेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास मालूम है आपको। अब एबनॉर्मल यानी कि क्या, नॉर्मल यानी कि वो अच्छा ही होता है, सीधा साधा होता है, वो कैसा होता है, स्टेबल स्टेबल रहता है, बराबर। यानी कि उसकी मेंटली स्टेबिलिटी कैसी रहती है, अच्छी रहती है, नॉर्मल रहती है। अब एबनॉर्मल यानी कि क्या, कुछ तो यहाँ पर वो अनस्टेबल, बराबर, पागल तरीका कर रहा है, बराबर, उसे हम क्या कहेंगे, अबनॉर्मल है, बराबर। यानी कि फिर यहाँ पर हम ऐसा भी कह सकते हैं, the observed molecular mass which is higher or lower than calculated molecular mass। यानी कि यहाँ पर हम क्या कहेंगे, जो ऑब्जर्व किया हुआ जो मॉलिकुलर मास है, बराबर, वो कैसा है, हाई है, ज़्यादा है या फिर कम है, दैन कैलकुलेटेड मॉलिकुलर मास। जब हम यहाँ पर क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मॉलिकुलर मास, तो हाई रहता है या फिर लोअर रहता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें जो एक्सपेक्टेशन है हमारी, हमें जो एक्सपेक्टेड है वो मिल रहा है कि हमें नहीं मिल रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, एबनॉर्मल। अब ये दो रीजन है उसके, इन विच टू रीजंस इट शो द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये दो जो रीजन है, ठीक है, वो दो रीजन की वजह से वो क्या करता है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास करता है। पहला कौन सा है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल। अब डिसोसिएशन यानी कि क्या, यहाँ पर डिसोसिएट हो रहा है, बराबर, क्या हो रहा है, डिसोसिएट यानी कि अलग अलग हो रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहला पॉइंट, इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हमने क्या किया, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड लिया, ठीक है। यहाँ पर मॉलिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट टू गिव टू और मोर पार्टिकल्स। हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड लिया, बराबर, सोडियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, वहाँ पर क्या हुआ, डिसोसिएट हो गई, बराबर। सोडियम सोडियम क्लोराइड क्या, एक मॉलिक्यूल है, बराबर। हमने क्या किया, उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डाल दिया, सॉरी, इलेक्ट्रो सॉल्यूशन में डाल दिया, उसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो गए, बराबर। यानी कि Na प्लस और Cl माइनस में पार्टिकल में, अलग अलग पार्टिकल में, या फिर एक से ज़्यादा दो वहाँ पर क्या हो गए, फॉर्म हो गए, डिसोसिएट हो गए, अलग अलग हो गए। इन लार्जर मॉलिक्यूल कन्वर्ट टू स्मॉल मॉलिक्यूल। यानी कि सोडियम क्लोराइड कैसा था, ऐसा लार्ज मॉलिक्यूल था, वो क्या हो गया, फिर बाद में सॉल्यूशन में वहाँ पर सीक्रेट हो गया, यानी कि वो क्या हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल हो गया। इन डिसोसिएशन स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, बराबर, एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल से कितने हो गए, दो मॉलिक्यूल फॉर्म हो गए। मॉलिकुलर मास डिक्रीज, यानी कि अगर से सोडियम क्लोराइड का मॉलिकुलर वेट 58.44 है, बराबर, एक ही इसका, बाद में क्या हो रहा है, वहाँ पर डिसोसिएट होने की वजह से वहाँ पर मॉलिकुलर मास अलग अलग हो जाएंगे, दो सेपरेट हो जाएंगे ना, दो पार्टिकल, तो फिर सोडियम का कितना हो जाएगा, अलग हो जाएगा, और क्लोरीन का भी कितना हो जाएगा, अलग हो जाएगा, यानी कि दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीजेस, अब मोल्स बढ़ गए, बराबर। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड एक ही था, यहाँ पर कितने हो गए, एक सोडियम का और एक क्लोरीन का, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस, अब मॉलिक्यूल भी क्या हो गए, यहाँ पर इंक्रीज हो गए, बराबर। स्प्लिटिंग होने के बाद क्या होगा, सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो गया, डिसोसिएट होने के बाद उसका मॉलिकुलर मास डिक्रीज हो गया, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो गई, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो गए, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, यहाँ पर इजीली इंक्रीजिंग हो गई। ओके, देन due to dissociation of solute molecules, there is increased the number of solute particles in the solution than expected value, and thus these solution give higher values of colligative property. Okay, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स में क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, फॉर एग्जांपल में हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम क्लोराइड का क्या हो गया, वहाँ पर स्प्लिटिंग हो गई, स्प्लिटिंग होने के बाद वहाँ पर क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक के बजाय दो हो गए, मॉलिकुलर मास उसका जो था पहला वो भी बाद में डिसोसिएट होने के बाद कम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो गए, मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज हो गए, और उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो गई। अब यहाँ पर अगर से देखा जाए तो दोनों का भी डिवाइडेशन, और मास जो है हाफ से यहाँ पर क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है।
नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, बराबर। एसोसिएशन, डिसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन याद रखना है, इन एसोसिएशन सोल्यूट molecules, their molecules mass increases, number of moles decreases, so that number of molecules decreases, hence colligative properties also decreases। यानी कि दो मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल सोडियम का और क्लोरीन का ले लेंगे, बराबर। दो सोलिड मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास वहाँ पर इंक्रीज हो गया है, बराबर। अगर ये सोडियम का 22 है और क्लोरीन का 35 है, बराबर। ये दोनों अलग अलग होने की वजह से थोड़ा सा इनका कम ज़्यादा है, बराबर। अगर से क्या हो गया, एसोसिएट हो गया, तो उसका मॉलिक्यूलर मास भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, बराबर। डिक्रीज कैसे क्या हो जाएंगे, अभी दो है, दो से क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। पहले कितने थे, दो, बाद में कितने हो गया, एक। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज ही हो गए ना, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। हेंस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो डिक्रीजेस। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होते हैं, मॉलिक्यूल्स भी डिक्रीज होते हैं, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज होती है। इसे हम एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व इन बेंजीन, बराबर। एसिटिक एसिड है, हमने किस में डिसॉल्व किया, बेंजीन में डिसॉल्व किया। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ 120 वाज ऑब्जर्व्ड व्हाइल द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास इज 60, बराबर। यहाँ पर हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास कितना है फिर उसका, 120 है, बाद में ऑब्जर्व किया हमने 120 है, बाद में नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर मास कितना है, 60, बराबर। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स कम हो गए, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो गए, कम हो गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पर कम हो गई, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, बराबर। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो गया, यहाँ पर इंक्रीज हो गया। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास कितना था, 60, अब कितना हो गया, 1। सिमिलरली व्हेन बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व इन बेंजीन, the value of observed molecular mass obtained from the measurement of colligative properties is found to be double of its normal value। यानी कि जो उसकी जितनी नॉर्मल वैल्यू है, उससे क्या होगी, उसकी वैल्यू डबल होगी। अब देखेंगे हम नया पॉइंट्स, क्वांटम फैक्टर, यानी कि उसे हम आई से कंसिडर करते हैं। क्या कहते हैं क्वांटम फैक्टर, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड एज क्वांटम फैक्टर। यानी कि जो रेशियो ऑब्जर्व किया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में टू द थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऑब्जर्व रेशियो किसका, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का, इसे ही हम क्या कहेंगे, क्वांटम फैक्टर कहेंगे। इट इज इंडिकेटेड बाय आई, स्मॉल आई में हम क्या करते हैं, इसे इंडिकेट करते हैं। सो अब क्या कहेंगे फिर, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो आई इज इक्वल टू एन इज अ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन एन इज अ थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आई इज इक्वल टू एन, यानी कि मॉलिक्यूलर मास, ओके। एम मॉलिक्यूलर मास थ्योरेटिकल और सॉरी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यम मास ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यानी कि यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, इसलिए यहाँ पर ऑब्जर्व क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएंगी, डिवाइडेशन में चले जाएंगी, और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपने आ जाएंगे ऊपर। वैल्यू ऑफ क्वांटम फैक्टर, अब हम यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, देखेंगे क्वांटम फैक्टर की, ठीक है। अगर से जब मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल रहा, ओके, समझ लीजिए, अगर से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या रहा, नॉर्मल रहा, मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल रहा, तो वहाँ पर उसकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल रहा, दोनों इक्वल रहेंगे, यानी कि n is a n observed कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू n थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी, बराबर।
यानी कि उसका यम इज इक्वल टू सॉरी यम ऑब्जर्व इज इक्वल टू एम थ्योरेटिक, बराबर, यानी कि इक्वल रहेंगे, यानी कि उसका क्वांटम फैक्टर भी कितना रहेगा, 1 ही रहेगा। इतना याद रखना, कब, जब मॉलिक्यूलर मास उसका नॉर्मल रहेगा तब वैसा रहेगा। अगर से एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास रहा, मॉलिक्यूलर मास कैसा रहा, एबनॉर्मल रहा, ठीक है, इन डिसोसिएशन सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स, डिसोसिएशन में रहा, तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो रहेगी ज़्यादा रहेंगी, किससे, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। यानी कि हम ऐसे भी लिखेंगे एन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इन ग्रेटर देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है ना, डिसोसिएट हो रहा है, स्प्लिट हो रही है, अलग अलग हो रहे हैं, यानी कि इसके थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी ड्यू टू स्प्लिटिंग। यानी कि फिर एम ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन किससे लेस है, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि इसका जो क्वांटम फैक्टर है वो कैसा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, इससे 1 से ज़्यादा रहेगा। इफ एसोसिएशन सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स, पहले हमने देखा एसोसिएशन सोल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब देखेंगे एसोसिएशन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल्स। अगर से एसोसिएशन में क्या होने वाला है, इफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज डिक्रीज और लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर से यहाँ पर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रही इससे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, तो फिर क्या रहेगा, एन ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लेस देन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बट यहाँ पर एग्जैक्ट रिवर्स होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएट होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा रहेंगी, इससे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, यानी कि फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई इज लेस देन 1, आई कैसा रहेगा, वन टू फैक्टर कैसा रहेगा, कम रहेगा, इससे 1 से। अब चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हमने कितने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, बराबर। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मूला भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे जैसा हम एक एक क्या हो गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज देखी, वहाँ पर एक एक क्या होने वाला है, चेंज होते जा रहा है फॉर्मूले, बराबर। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है, डेल्टा पी अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू आई इंटू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। बाद में दूसरा देखेंगे इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज इक्वल टू आई इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू M, और बाद में देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर फाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। ये होगा चेंज इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन क्वांटम फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यहाँ पर ध्यान देना है, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, बराबर, XB1, ये क्या होगा, डिसोसिएट हो रहा है। अब डिसोसिएट होने के बाद क्या हुआ, 2 में डिसोसिएट हुआ, एक कौन सा, ए प्लस और ये B माइनस, इट इज अ रिवर्सिबल नॉट अ डिसोसिएट। इनिशियल मोल कितना था इसका, 1 था, बाद में डिसोसिएट होने के बाद कितना हो गया, 0 हो गया, बराबर। बाद में फाइनल में क्या हुआ, 1 माइनस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज अल्फा, 1 माइनस अल्फा, x is a x into alpha, y into alpha, alpha is a degree of dissociation, याद रखना, x plus y is a i, ठीक है, ये कौन सा है, पॉजिटिव आयन, और ये कौन सा है, नेगेटिव आयन। थोड़ा इधर ध्यान देना, एज क्वांटम फैक्टर i is equal to n, यानी कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओके, i is equal to, अब ऑब्जर्व कितने को कौन कौन सी की है, ये ऑब्जर्व है, फाइनल है ना, ऑब्जर्व ही रहेंगी, 1 माइनस अल्फा प्लस एक्स अल्फा, यानी कि आयंस, इसका एक प्लस वाई अल्फा अपॉन 1,
थ्योरेटिकल कितनी है, यहाँ पर 1 है, बराबर। यहाँ पर 1 लिखा है क्या, नहीं लिखा क्या, सेम है, कुछ बात नहीं। फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स, यहाँ पर जो अल्फा है यहाँ पर कॉमन लिया हमने, 1 प्लस एक्स इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू अल्फा माइनस अल्फा, बराबर। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर आई इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पर x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ पर जो अल्फा है ये कॉमन लिया हमने, बराबर। यहाँ पर क्या रहा फिर x प्लस वाई माइनस 1, यहाँ पर क्या का 1 इंटू अल्फा, बराबर। इसका मल्टीप्लिकेशन में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा x इंटू अल्फा, x अल्फा, x इंटू वाई, वाई अल्फा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, बराबर। हमने क्या किया यहाँ पर अल्फा कॉमन ले लिया, बराबर। बाद में क्या किया हमने यहाँ पर जो ये जो 1 है, बराबर, फर्स्ट वाला हमने क्या किया उसे लेफ्ट हैंड साइड में लिया, थोड़ा सा रीअरेंज किया, आई माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, बट एक्स प्लस वाई नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन, एक्स प्लस वाई क्या है, ये डिसोसिएशन होने के बाद के क्या है आयंस, बराबर। यानी कि फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन, नंबर ऑफ आयंस है ना, बट आफ्टर द डिसोसिएशन प्रोड्यूस, इसलिए हम क्या करेंगे उसे n1 कंसिडर, यानी कि फिर क्या होगा यहाँ पर i माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करेंगे n माइनस 1 इंटू अल्फा। हम फिर क्या करेंगे, हमें क्या देखना है, रिलेशन देखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का, अल्फा हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, बराबर। n माइनस 1 ये मल्टीप्लीकेशन में, और ये अगर से i माइनस 1 राइट हैंड साइड में लिया तो क्या हो जाएगा डिवाइडेशन में आ जाएगा, जैसे कि i माइनस 1 अपॉन n1 माइनस 1, ये क्या हो गया, ये रिलेशन हो गया, रिलेशन बिटवीन क्वांटम ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके गाइस, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा ये चैप्टर क्लोज हो गया, खत्म हो गया। तो इसके बाद हम नया टॉपिक देखेंगे, इसके बाद में अगर से कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।